ओके, तो ये इन डेप्थ स्ट्रैटेजी मैंने इस टाइटल इसलिए नाम दिया है क्योंकि सबसे पहले आपको जानना है कि कई लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले सुनिए कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में कामयाबी उन्हीं एस्पिरेंट्स को मिलेगी जिन्होंने एग्ज़ाम्स का प्रोसेस समझा है, जाना है, जिन्होंने एग्ज़ाम्स की डिमांड जानी है कि प्रीलिम की क्या डिमांड है, मेंस की क्या डिमांड है, और ये डिमांड उसकी क्या है कैसे पता चलेगी, बाय एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दो इम्पॉर्टेंट एजुकेटर कहूँ या टीचर कहूँ आपके लिए सबसे बेस्ट है। कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं, इतना आपने कर लिया तो आपके लिए आपके 90% काम आसान हो गया। तो सक्सेस इज नथिंग बट द एफर्ट्स पुट इन अ पीसेस ऑफ स्मॉल टास्क। नो डाउट सिविल सर्विस एग्जाम्स का जो सिलेबस है प्रीलिम और खासतौर से मेंस का काफ़ी बल्कि है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यही टास्क को अगर आप स्मॉल पीसेस में कंप्लीट करोगे, मुकम्मल करोगे, तो ये एक टाइम पे होगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा। 1 से 1.5 साल में हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप, टॉपिक वाइज आप स्टार्ट करो। अब आपको मैं कई, जैसे कि खासतौर से प्रीलिम में अगर आपने एलिमिनेशन मेथड की टेक्निक यूज़ नहीं की होगी तो आप पास हो ही नहीं सकते, ये पर्सनल गारंटी है। क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम एक ऐसा स्टेप्स है, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो प्रीलिम से इंटरव्यू की जानिब बढ़ती नहीं है, घटती है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम में ऑलमोस्ट 10 लाख एस्पिरेंट्स रजिस्टर करते हैं, 5 लाख बैठते हैं, 5 लाख में से सिर्फ 10,000 ही पास करेंगे। ऑलमोस्ट 90% के करीब करीब फेल हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी भी प्रीलिम एग्ज़ाम कंडक्ट इस वजह से कर रहा है कि उसे नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स को एलिमिनेट करना है। अब आपको कई क्वेश्चन इस साल 2022 के प्रीलिम में पूछे गए जो एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए सॉल्व किए जा सकते थे। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन लीजिए, अगर आपने मेरा अनअकैडमी के लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर एक्सेस किए होंगे तो आपके लिए बहुत से क्वेश्चन जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स शेयर की थी आपसे ड्यूरिंग लेक्चर, तो वो आपको याद होगा तो देख लीजिए। अभी भी ये लिंक वगैरह अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे। मैंने कहा था कि जब भी यूपीएससी कोई स्टेटमेंट डालता है और दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। खैर इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है कि अब बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने ये कहा था कि मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट अगर आप रॉन्ग करते हो तो आप देखिए ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट कहाँ कहाँ है, ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है। तो ए सी डी कैंसिल हो गया। बी जस्ट एक इंटेलेक्चुअल एस्पिरेंट्स को इसे सॉल्व करने में सिर्फ 5 से 7 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर तैयार। बाकी का स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटरी, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही होगा क्योंकि संविधानिक संशोधन बिल है ना, हमारे दस्तूर की तरमीम का बिल है। थर्ड, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय द बोथ द हाउसेज एंड द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। दोनों ही हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पास होना चाहिए। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ। मैंने 100, 101, 102, 103, 104, 105 डिटेल एक्सप्लेन किया था मेरे लाइव लेक्चर में। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन लीजिए, मैंने आपको मेरे कई पॉलिटी के लेक्चर में बताया कि लोकसभा की स्पेशल पावर क्या है। लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, राज्यसभा इज ग्रेटर देन द लोकसभा, है ना, लोकसभा इज ग्रेटर देन द राज्यसभा, ऐसी इक्वेशन बना के बताई थी। अभी यहाँ पे वही क्वेश्चन कर लिया इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, यानी कि वो पावर लोकसभा एंजॉय कर रहा है, राज्यसभा एंजॉय नहीं कर रहा है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। सेकंड, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाता है दोनों हाउस के मेंबर से, इवन लोक विधानसभा के एमएलए से भी। ठीक है, तो जाहिर से बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो है ना, इसके लिए ये राज्यसभा का भी अहम रोल होगा, राज्यसभा के मेंबर भी इसमें शामिल होंगे। थर्ड स्टेटमेंट, तो आपने थर्ड को एलिमिनेट कर दिया तो आपका ऑप्शन सी और डी निकल जाता है। सी और डी निकल गया, 50% आपके हाथ में है, या तो ए रहेगा या तो बी रहेगा। ऑप्शन ए राइट रहेगा या बी राइट रहेगा। अब आप देखो, इमरजेंसी, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, ये इमरजेंसी डिक्लेयर अलोन लोकसभा नहीं करता है, बल्कि राज्यसभा से भी वो बिल पास होना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब क्या बचा,
ओनली ऑप्शन बी इज रिमेनिंग टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की, जो कि लोकसभा से ही पास होना है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपको मेरे लाइव लेक्चर में याद होगा, मैंने कई बार कहा कि अगर कोई चीज़ मेंशन है, दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कैबिनेट वर्ड, ठीक है, एक जगह में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन है, लेकिन लाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह ये मेंशन नहीं है। 14वें नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट राइट रहेगा। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा। अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों ही रिसेंबल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 91 जो 2003 में पास हुआ वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के दौरान। तो यूनियन गवर्नमेंट इज इक्वल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे राइट रहेगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ये सारी चीज़ें आप लक्ष्मीकांत बेसिक बुक पढ़ने से ही, जैसे इस तरीके का ये क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा का एमएलए डिफेक्टेड कब होता है, अंडर द 10th शेड्यूल। ये भी लक्ष्मीकांत में बराबर साफ सेंटेंस में, साफ वर्ड्स में लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द लॉ स्पेसिफाइड दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। पहला स्टेटमेंट सरासर रॉन्ग है। नॉमिनेटेड मेंबर को ये आज़ादी है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन हो जाए 6 महीने से पहले, है ना। अब यहाँ पर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये स्टेटमेंट नॉमिनेटेड मेंबर की बजाय इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए रहता, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के जीतते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सही रहता, लेकिन ये नॉमिनेटेड मेंबर के लिए नहीं है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड, द लॉ डजंट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। सो हियर सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर डिसाइड कर दिया कि दैट लेजिस्लेचर इज डिफेक्टेड, तब कोर्ट इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो लॉ डजंट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। सेकेंड स्टेटमेंट इज। अब वही मेरी टिप्स 17 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को नो डाउट ये पावर है आर्टिकल 76 के तहत कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इज़ द अटॉर्नी जनरल। इवन लोकसभा में वो बोल भी सकता है, मीटिंग में शिरकत भी कर सकता है। सो अटॉर्नी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल नहीं, ठीक है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. Absolutely wrong. Second statement wrong. Sorry, first statement wrong. अब second statement देखिए, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submit his resignation when the government which appointed him resigns. No doubt. सबसे पहली बात तो अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट की प्लेजर पे अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट जब चाहे उसे रिमूव कर दे। दूसरी चीज़ कि हाँ, अगर गवर्नमेंट रिज़ाइन कर रही है, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन किया, तो वो उसको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्वेंशन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कई मेरे लेक्चर में कहा था, ये जब भी वर्ड इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ मेंशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से कई ऐसे क्वेश्चन थे जो आप एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए सॉल्व कर सकते थे। तो वन ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम इंक्लूडिंग सिविल सर्विस एग्ज़ाम, सिलेबस देखिए आप, परसिवरेंस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, देखिए कि डिमांड क्या है। इवन ये नहीं कि 4 महीने एग्ज़ाम जून में होने वाला है और 4 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछेगा। अब जैसे कि आज के 5 साल पुराना पेपर देखो आप। सो नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में होता है कि किस तरीके से स्टडी स्टार्ट की जाए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की, कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो इसके लिए मैं बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही शॉर्ट लिस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली जो चीज़ है वो 6 to 12 NCERT। अब सारे सब्जेक्ट की नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की NCERT 6 भी अगर नहीं पढ़ा, 7 से 12 तक पढ़ा, तो ज्योग्राफी की हर एक कॉर्नर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि जो कि ना सिर्फ आपको प्रीलिम में काम आएगी NCERT ज्योग्राफी, बल्कि मेंस में भी काम आएगी और ऐसे लिखने में भी काम होगा उसका, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री के लिए आपको वापस सिर्फ अगर आपने 8, 9, 10, 11 NCERT कवर कर ली, इसके अलावा
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस बुक है, राजू अहिर का पॉकेट साइज बुक आता है जो कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है। और दूसरा जो बुक है वो RS शर्मा का एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, ये सारी ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन पॉलिटी, कुछ बहुत ही मुख्तसर लिस्ट आपको दे रहा हूँ, शॉर्ट लिस्ट। लक्ष्मीकांत अवेलेबल है, नहीं तो ये सारी बुक्स PDF फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, वो भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हो गई 3 टाइप की बुक्स। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस या दी हिंदू पढ़ना होगा। इतना भी टाइम नहीं है, पढ़ने पे आप बोर हो रहे हो तो बायजूस IAS का यूट्यूब चैनल, अभी उस पर काफ़ी अच्छे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छे कंटेंट और अच्छे एजुकेटर हैं वहाँ पर। तो उनके कंटेंट स्मॉल करंट इश्यूज़ को लेके वीडियो लेकर आते हैं, वो आप एक्सेस कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आपको शंकर IAS पढ़ लो या पिछले साल के पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ देखने वाली बात आती है तो राज्यसभा चैनल था, अब उसका नाम संसद TV हो गया है, उस पर गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में देता है, वो आप देख लिया करो रोज़ 15 से 20 मिनट। ठीक है, एंड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई देखिए, प्रीलिम एक गेटवे है, प्रीलिम आपने पास कर लिया तो ही मेंस में जाओगे। मेंस में टोटल 9 पेपर रहेंगे। ठीक है, वो 9 पेपर में से 2 क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, 7 पेपर, हर पेपर रहेगा 250 मार्क्स का, इस तरीके से 1750 मार्क्स टोटल बनेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको डिक्लेयर करेगा कि आप पास होगे कि नहीं, और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रैंक अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। इनसाइट ऑन इंडिया नाम की एक वेबसाइट है और IAS बाबा नाम का एक ऐप है, दोनों ही डेली अपलोड करते हैं क्वेश्चंस, हालात हाज़िरा या करंट इश्यूज़ को लेके, तो उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत बुरा लिखोगे, लेकिन डेली अगर आप करते रहोगे, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी, कि एक काम डेली बेसिस पे होता रहे। ठीक है, तो आपके अंदर डेफिनेटली निखार और इम्प्रूवमेंट आएगा और आप अपनी मंजिल के करीब पहुँचोगे। तो ये थी स्मॉल एंड इन डेप्थ स्ट्रैटेजी। आई होप ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आने वाले प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा नीडी IAS एस्पिरेंट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।